Hello everyone and my viewers and students, once again in front of you with topic of geography, uh, NCERT chapter 7 क्लास क्लास 7 की चैप्टर 2 है। तो इसका फर्स्ट चैप्टर मैं डील कर चुकी हूँ और आज आपको मैं पढ़ाने जा रही हूँ NCERT क्लास 7 की चैप्टर 2। इसकी टॉपिक है हमारी पृथ्वी के अंदर। तो इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था पर्यावरण के बारे में। अब हम लोग समझने जा रहे हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर उससे रिलेटेड जो भी बातें हैं। तो ये है हमारा टॉपिक। ओके बच्चों, ठीक है। अब जैसे कि लिखा हुआ है कि हमारी पृथ्वी, ये फर्स्ट लाइन है कि एक गतिशील ग्रह है। कैसी है ये? एक क्या है? मूविंग ग्रह है, मतलब एक जगह स्थिर नहीं है। ये अपने स्थान पर क्या है, एक निश्चित रफ्तार से, एक निश्चित स्पीड से चलती रहती है। इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या देखने को मिलता है हमको? इसके अंदर एवं बाहर हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बच्चे, आप जो पढ़ रहे हैं ये आपकी क्लास में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है कि इन्हीं लाइनों से उठाकर आपको प्रश्न दिए जाएंगे। तो यहाँ पर है कि माने उनके अंदर और बाहर। तो हम ऑब्वियसली पृथ्वी के अंदर हमेशा देखते रहते हैं कि मौसम का परिवर्तन होता है, और कभी कभी भूस्खलन होता है, कभी बाढ़ की वजह से जो है पृथ्वी का जो है रूप बदल जाता है, ठीक है। और कभी क्लाइमेट चेंज होता है, तूफान वगैरह आता है तो बहुत सा विनाश हो जाता है, उसकी वजह से भी पृथ्वी के ऊपरी सतह का जो है नक्शा बदल जाता है। तो यही है उसके अंदर की बाहर की परिवर्तन। अंदर का परिवर्तन क्या है कि जो आप अगर भूस्खलन देख रहे हैं कि उसके अंदर क्या होता है, दबाव बढ़ता है, या फिर वो खोखला होता है तो वहाँ भूस्खलन हो जाता है, या फिर क्या होता है अंदर के जो द्रव जो हैं वो बहुत ही गर्म हो जाते हैं तो वो फट कर निकलते हैं तो भूकंप आता है। ये अंदरूनी परिवर्तन है। तो इसके बारे में हमें जो है ये टॉपिक कह रहा है कि हम सोचें और ये जाने कि ये क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि आप ये पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारे पृथ्वी का एक जो है चित्र बनाया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि कौन सा हिस्सा उसकी प्रॉपर्टी कहलाती है, कौन सा स्थल मंडल, कौन सा मेंटल, कौन सा क्रोड है और कौन सा आंतरिक क्रोड है, ठीक है। तो इसको समझते हुए चलते हैं। तो ये देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो है ये जो पृथ्वी का ऊपरी हिस्सा है ये क्या कहला रहा? प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी यानी कि सूखा हिस्सा। स्थल मंडल जस्ट उसके नीचे, ठीक है। ज़्यादा नहीं, एक लेयर का फ़र्क होता है। और इनके बीच में जो एक जगह है पीला जैसा, इसको क्या कहा गया? मेंटल कहा गया है। और ये उसका ये जो घेरा गया है इसको कहा गया है क्रोड या मेंटल, ठीक है। और ये एक सीमा है किसके बीच की? आंतरिक क्रोड और क्रोड मेंटल के बीच की एक सीमा है। कौन? मेंटल, ठीक है। ये सीमा है। और ये उसका क्रोड का जो है ये क्या है? ये बाह्य हिस्सा है। ये क्रोड का ये बाह्य हिस्सा है, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों को मिला करके, इन सारी चीज़ों को मिला करके क्या कहलाता है? स्थल मंडल, ठीक है। बच्चों ये क्लियर हो गया कि ये कहलाता है हमारा स्थल मंडल। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? पृथ्वी का जो अब अगर आप इसका पूरा शेप देखेंगे तो ये लगेगा क्या? एक प्याज की तरह। प्याज की तरह क्यों? क्योंकि हर एक अलग परत का इसका एक अलग नाम है। ये प्रॉपर्टी कहला रही है, ठीक है। ये स्थल मंडल है, ये मेंटल है, ये क्रोड मेंटल है, ये आंतरिक क्रोड है, ये बाह्य क्रोड है। तो ये क्या हुआ? परत बाई परत इसका नाम है। तो ये एक प्याज की तरह इसका नक्शा हम समझ सकते हैं कि एक परत उखाड़िए, फिर एक हिस्से का नाम है, फिर दूसरा परत उखाड़िए, दूसरा लिखेगा आपको, है ना। तो ये क्या है? संकेंद्री परतों से बनी है,
पृथ्वी की सतह सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं। जस्ट अभी मैंने पिक्चर में बताया आपको, ये वाला हिस्सा ये सबसे पतली परत होती है। ये महाद्वीप संहति में जो समुद्र का जो हिस्सा होता है 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक रहता है। ठीक है, ये जो समुद्री हिस्सा आप देख रहे हैं ये महाद्वीप किसको? प्रॉपर्टी। ये जो होता है महाद्वीप में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में यानी निचली हिस्सा में 5 किलोमीटर तक होता है। अब महाद्वीप संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना से बना है। ठीक है, सिलिका और एल्यूमिना से बना है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं नेक्स्ट हमें क्या बताया गया है। ठीक है, ये किस चीज से बना है बच्चों? ये बना है सिलिका एवं एल्यूमिना से। ठीक है, ये एक सिलिका और एल्यूमिना एक खनिज का नाम है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सिलिका से सी लिया गया है यहाँ देखिए, और एल्यूमिना से एल लिया गया है, तो दोनों को मिलाकर Cl, तो इसको क्या कहते हैं? Cl कहते हैं। ठीक है, Cl। तो महासागर की प्रॉपर्टी में मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी हुई है। उसकी महासागर की जो प्रॉपर्टी है माने जो हिस्सा है, ये देखिए महासागर है, महासागर की प्रॉपर्टी या निचले हिस्से को कहते हैं। ये किससे बना है? ये बना है आपका सिलिका एवं मैग्नीशियम से। ठीक है, और प्रॉपर्टी के ठीक नीचे प्रॉपर्टी देखिए यहाँ पर ठीक नीचे क्या है इसका? ये देखिए ये हिस्सा जो है महासागरीय प्रॉपर्टी दिखा रहा है, इसके नीचे क्या है? मेंटल है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो आपका है ये मेंटल है। महासागर की प्रॉपर्टी यही हिस्सा है, और प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है। 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है। ये कहाँ तक फैला है? ये पूरा जो हिस्सा जब लिया जाता है ये वाला हिस्सा, ये होता है 2900 किलोमीटर तक। और सबसे आंतरिक परत को क्रोड कहते हैं, यानी कि इसके अंदर भी हम जाएंगे तब ये क्या कहलाएगा? क्रोड कहलाएगा। आइए इसके एक विशेष पॉइंट है जो यहाँ पर है कि क्या आप जानते हैं, तो इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि विश्व की सबसे गहरी खान यानी कि जिसको खदान बोलते, जहाँ से कुछ खनिज निकाले जाते हैं, कहाँ है वो? दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी गहराई कितनी है? 4 किलोमीटर है, और तेल की खोज में इसे 6 किलोमीटर गहराई तक खोदा गया था। ठीक है, अब यहाँ पर कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुँचने के लिए जो बिल्कुल असंभव, जो बिल्कुल क्या है? असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। यानी कि उसके केंद्र, पृथ्वी के केंद्र तक अगर आप जाना चाहते हैं एकदम बीच के हिस्से में, तो 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा, जो कि एक असंभव कार्य है। ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद हमें बहुत सी प्राकृतिक विपदाएं को झेलने की ताकत होनी चाहिए, जो कि मनुष्य के अंदर नहीं है। देखिए, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, और 84% मेंटल है। 15% हिस्सा क्या है? क्रोड है। पृथ्वी का जो आयतन जिसको बोलते हैं उसका केवल 1% हिस्सा प्रॉपर्टी है, यानी ऊपरी हिस्सा 1% सिर्फ प्रॉपर्टी है, और 84 जो होता है वो मेंटल है, और 15% नीचे जो है वो जो सबसे ठोस सबसे नीचे का हिस्सा होता है बीच का, वो क्रोड है। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 6371 यानी 6371। अच्छा ठीक है, जिसकी त्रिज्या, अब यहाँ नेक्स्ट ये देखते हैं कि ये हमें जब बता रहे थे कि सबसे आंतरिक परत जो है क्रोड है, और जिसकी त्रिज्या क्या है? 3500 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर है त्रिज्या, क्या है? 3500 किलो। ये मुख्यतः निकल किससे बना है?
दो खनिज निकल एवं लोहा से बना है। इसे निफे कहते हैं, निकल से नी लिया गया है, ठीक है। और चूंकि उसका लैटिन नाम होता है लोहा का फेरस, इसलिए फेरस से फे लिया गया, निफे कहते हैं। केंद्रीय करोड़ का तापमान एवं दाब काफ़ी उच्च होता है। ये सारे पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट है, जो कि कंपटीशन में प्रश्न के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अब है शैल एवं खनिज। शैल एवं खनिज क्या है? पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से, यानी कि विभिन्न विभिन्न प्रकार के जो शैल होते हैं पत्थरों से बने हैं। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं, ठीक है। जो प्रॉपर्टी जो है खनिज पदार्थ से या किसी प्राकृतिक पिंड से बनी उसको शैल कहते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। मुख्य रूप से शैल 3 प्रकार की होती है। आग्नेय यानी कि इग्नियस, ये कौन सी है? इग्नियस। आग्नेय को इंग्लिश में इग्नियस भी कहते हैं। शैल यानी अवसादी, जिसको कहते हैं सेडिमेंट्री शैल, एवं कायांतरित, जिसको कहते हैं मेटामॉर्फिक शैल। उसका द्रवित मैग्मा जो क्रोट के बीच में होता है वो मैग्मा के रूप में होता है, द्रवित होता है, खौलती हुई आग के रूप में दिखेगा, तो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, ठीक है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय कहते हैं। इस प्रकार का जो शैल ठंडा होकर जब कठोर रूप लेता है तो उसको आग्नेय शैल यानी आग्नेय पत्थर कहते हैं। इन्हें प्राथमिक आग्नेय शैल को क्या कहते हैं? प्राथमिक शैल भी कहा था। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल एवं बहिर्भेदी शैल, ठीक है। अब यहाँ पर है कि वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है ये तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, ठीक है। ज्वालामुखी को हम लोग जो है पिक्चर में देख सकते हैं। ओरिजिनल अगर हम लोग नहीं देख पा रहे हैं तो बहुत सारे उसके ज्योग्राफी चैनल पे पिक्चर मिल जाएंगे, उनको देख कर समझने की कोशिश किया कि उसके आंतरिक भाग में जो सतह होता है वो एक द्रवित लावा यानी आग का रूप होता है, पिघला हुआ, और वो बहता है या बह भी सकता है। और जब ये ठंडा होकर ठोस बनता है तो प्रॉपर्टी इस प्रकार से बने शैल को बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। क्या कहते हैं? बहिर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। और इसकी संरचना क्या? बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे बेसाल्ट। दक्कन का पठार बेसाल्ट शैलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू प्रॉपर्टी के अंदर गहराई में जाकर ठंडा हो जाती है, यानी कि जब वो बहती है खौल करके बाहर निकलती है तो जहाँ जहाँ जैसे गड्ढे होते हैं, जिस तरह के आकार होते हैं, उन्हीं में जमा होकर वो ठंडा हो जाता है। इस प्रकार बने ठोस शैलों को अंतर्भेदी आग्नेय शैल कहते हैं। धीरे धीरे ठंडा होने के कारण ये क्या होते हैं? बड़े दानों का रूप ले लेते हैं, ठीक है। बड़े दानों का क्या करते हैं? रूप ले लेते हैं। ग्रेनाइट ऐसे ही शैल का एक उदाहरण क्या है? जो गर्म होकर ठंडा हो जाता है, जो इस प्रकार का पत्थर जो बनता है उसका एक एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। छल लेई मसाले तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं, ठीक है। अब शैल क्या है? लुढ़क कर, चटक कर, दूसरे से टकरा कर, इस प्रकार क्या आता है? छोटे छोटे अभिन्न प्रकार के रूप ले लेते हैं। इनको कहते हैं अवसाद, यानी कि जो अलग अलग रूप ले लेते हैं, छोटे छोटे चटक जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ऐसे कणों को अवसाद कहते हैं। अवसाद क्या होता है? हवा, जल आदि द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर जमा कर दिया जाता है। ये क्या होता है? अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर होकर शैल की परत बनाते हैं। इस प्रकार के शैलों को अवसादी शैल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनती है। इन शैलों में पौधों, जानवरों, जैसे इस तरह के जो शैल होते हैं इसमें पौधों, जानवरों और सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रह रहे हैं कि जीवाश्म भी आपको मिलते हैं, ठीक है। प्राचीन चीज़ों की खोज ऐसे ही शैलों से हमें मिलती है और प्राचीन समय की जानकारी इसी प्रकार के शैलों की खुदाई से प्राप्त होती है। आग्नेय एवं अवसादी शैल ताप एवं दाब के कारण कायांतरित शैलों में परिवर्तित
कायांतरित मतलब कि जो कि अपना रूप बदल कर जो है ना एक पर एक चढ़ जाता है और कई परतों में दिखता है, उसको कायांतरित कहते हैं। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी, स्लेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ये सब क्या है? कायांतरित शैल के उदाहरण हैं। अच्छा, शैल जो है क्या होते हैं? बहुत ही उपयोगी होते हैं। कठोर शैलों का उपयोग किस में किया जाता है? सड़क बनाने में, घर में, इमारत बनाने में, बड़े बड़े जैसे कि ग्रेनाइट वगैरह का यूज़ करते हैं हम लोग, वो कायांतरित पत्थर के उदाहरण हैं। तो उनका प्रयोग क्या घर बनाने में हम लोग करते हैं ना, अपनी डेकोरेशन या खूबसूरती के लिए। अच्छा, पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर, पिट्ठू, चिबड्डी यानी स्टापू या किट, 5 पत्थर, गिट्टी, गिट्टी का भी हम लोग उपयोग करते हैं। अचानक से बंद हो जाने के कारण आइए फिर देखते हैं कि अंत में हम लोग कहाँ पर थे। तो हम लोग यहाँ पर थे कि ये सारी चीज़ों का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, आप अपने दादा दादी, माता पिता, पड़ोसियों आदि से इस बारे में पूछ सकते हैं कि हम लोग किस प्रकार का खेल खेलते हैं। वो गिट्टी वाला खेल खेलते थे ना। अच्छा, हम लोग खेलते थे वो इत्ती बित्ती, वो सब भी हम लोग खेलते थे। ठीक है, अब देखिए कि इस प्रकार के शैलों से हमें क्या क्या इमारतें हम लोगों ने बनाया है, जो कि आज क्या है? ऐतिहासिक रूप का एक पहचान है। जैसे कि लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया। ठीक है, ताजमहल किससे बना? सफ़ेद संगमरमर से। संगमरमर यानी ये एक कायांतरित शैल का उदाहरण है। अच्छा, लाल किला लाल बलुआ पत्थर से बना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार के शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हुए थे। एक शैल दूसरे शैल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। तो शैल चक्र देखिए यहाँ पर क्या रूप बता रहा है आपको। यहाँ बता रहा है कि ये तलछट है। ठीक है, यह तलछट है, फिर अवसादी शैल है। उसके बाद देखिए जैसे मैग्मा निकलता है तो आग्नेय शैल बनता है, उसके बाद अवसाद बनता है, उसके बाद ये क्या बनता है? अवसादी शैल बनता है, फिर कायांतरित शैल बनता है। ठीक है, ये जो है वोल्केनो है, उसमें से ये जो लाल लाल निकल रहा है ये मैग्मा है। और मैग्मा से जो क्या होता है, ये आपका आग्नेय शैल बनता है और उसी से आपका यहाँ पर तलछट बन रहा है। फिर यहाँ तलछट के बाद जो है इन छोटे छोटे टुकड़े में पत्थरों में बढ़ जाता है, फिर ये अवसादी शैल बन जाता है यहाँ पर। और फिर ये अवसादी शैल जब इस तरफ बढ़ता है तो ये क्या बन जाता है? कायांतरित शैल। ठीक है, तो इस प्रकार डिफाइन किया गया है पिक्चर से कि आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो द्रवित मैग्मा ठंडा होकर क्या होता है? अभी मैंने बताया, ठंडा होकर वो आग्नेय शैल बन जाता है। उसके बाद टूट फूट कर क्या बनता है? वो अवसाद बन जाता है। उसके बाद वो अवसादी शैल में बदल जाता है, यानी कि चूर चूर होने वाला भुरभुरा टाइप का पत्थर हम देखते हैं ना कि बहुत एक हथौड़ी मारे तो भुरभुरा के टूट जाता है, वो अवसादी शैल बनता है। और जब काफ़ी समय लगता है उसको वहीं रुके हुए रहे हुए, तब वो कायांतरित शैल में बदल जाता है। और ये जो क्या होता है, विभिन्न खनिजों का रूप ले लेते हैं। खनिज क्या होता है? प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ है ना, यानी कि प्राकृतिक रूप से ज़मीनों के अंदर पाए जाते हैं वो खनिज। जैसे कोयला हो गया या ग्रेनाइट हो गया, या फिर आप उसको देख लीजिए कि एल्युमिनियम हो गया, लोहा हो गया, ये सब प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। और भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज क्या है? मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जितना भी डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो खनिजों के प्रयोग के द्वारा ही पॉसिबल हो पा रहा है।
उसमें कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है और इनका उपयोग उद्योग में, औषधि में और खाद्य बनाने में होता है, जैसे लोहा, एल्युमिनियम, सोना, यूरेनियम। ठीक है, तो ये सोना जितनी महंगी धातु है, उस खनिज से क्या होता है, कई प्रकार के प्रयोग किए जाते हैं और कई प्रकार के मेडिसिन में भी प्रयोग किया जाता है। तो ये देख चुके हैं हम लोग कि ये यहाँ पर जो हमारा चैप्टर 2 है क्लास 7 का, वो आज फिनिश हो जाता है। बच्चों, प्रश्न उत्तर मैं भी करा सकती हूँ, लेकिन नहीं, जैसे कि मैं खुद ही एक शिक्षिका हूँ तो मैं जानती हूँ कि जितना पढ़ाने के बाद अगर बच्चे इन सवालों को खुद करें तो उनकी बुद्धि और स्पष्ट होती है और ऊर्जावान होती है। तो आप ये कोशिश ज़रूर करें और कोई दुविधा आए तो मुझे ज़रूर कमेंट से बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।